हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम यूपीएसआई का दूसरा पेपर ले रहे हैं, रीजनिंग का। तो रीजनिंग का आज दूसरा पेपर है, 40 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने एक पेपर डिस्कस किया है और मैथमेटिक्स का 2 पेपर डिस्कस किया है प्रीवियस ईयर का। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मैंने प्ले लिस्ट बना दिया, आप ज़रूर जाके देखें। और जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रीवियस ईयर के 23 सेट जो हुए थे यूपीएसआई का, तो उसको मुझे सॉल्व कराना है। मान के चलिए हर दूसरे दिन या एक दिन के बाद आपको वीडियो मिलेगा। हर डेली एक दिन 40 क्वेश्चन का मैथमेटिक्स मिलेगा, एक दिन रीजनिंग, ऐसे ही मैं आपको दूंगा। एग्ज़ाम के पहले 23 सेट करा देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शंस में मैं लिंक दे दे रहा हूँ जो है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़े। वहाँ से जुड़ने का फ़ायदा क्या होगा, आपको नोट्स यूपीएसआई या सीजीएल के आपको मिलता रहेगा। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप जो है उससे जुड़ें, ठीक है, टेलीग्राम से। चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कागज़ के टुकड़े को नीचे दी गई आकृतियों के अनुसार काटा गया है, जिसका एक हिस्सा गायब है। जवाब में दी गई ऊपरी गायब हिस्से का चयन कीजिए। तो आप एक बात बताइए, सिंपल है, मिला लेते हैं। देखिए यही हिस्सा मुझे बताना। अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो आप देख पा रहे हैं कि एक चीज़ तो कन्फर्म है कि सामने ऐसे बनाएगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप क्या करिए, चित्र को फिल कर दिया करिए। जैसे इस ये रहेगा ही रहेगा, ये गोला रहेगा, तो ये इस साइड में है, ये गलत है, ये गलत है, ये दोनों लगभग सेम है। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये कंप्लीट होगा, यानी ये लाइन जाएगी इधर। तो अब दोनों में देखिए बहुत समानता है, चाहे सी हो चाहे डी हो, बहुत ही समानता है। वैसे ये फिगर थोड़ा गलत बना है, ये जो पॉइंट्स है इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे होना चाहिए, जैसे ये एकदम सेम बन गया, ठीक है। तो ये सी या डी इसमें दोनों सही है, क्योंकि देखिए आप सेम बन गया फिगर। अगर आप फिगर को देखें दोनों को तो ये फिगर सेम है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप इसको लगाएं चाहे इसको लगाएं, ठीक है। वैसे थोड़ा अंतर होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन के डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। कह रहा नीचे दिया गया सवाल 2 वक्तव्यों को दिया गया, फर्स्ट एंड सेकंड में से आपको तय करना है कि क्या वक्तव्यों में दी गई जानकारी सवाल के जवाब देने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं, ठीक है। तो दोनों वक्तव्यों को पढ़ के मैं बता रहा हूँ। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, इन्हीं दोनों से मुझे सवाल निकालना है। देखिए सवाल कह रहा है कि ए बी सी डी और ई 5 दोस्त हैं, इनमें से सबसे छोटा कौन है। देखिए हमें सबसे छोटा बताना है। तो शुरू करते हैं, जो इन्होंने जानकारी दिया उसी जानकारी के आधार पर शुरू कर दीजिए। कह रहा ए डी और सी से लंबा है। तो देखिए मैंने हल दे दिया है। अब ये कैसे किया मैंने यहाँ साइड में बताते हैं, ताकि इस चीज़ को आपको समझ में आए। तो अभी इस पे ध्यान ना दे करके आप यहाँ देखिए। तो आप ऐसे तो बनाएंगे कि ए डी और सी से लंबा है। तो अब बताइए डी और सी से लंबा है, तो अभी भी लंबा है भाई, अभी भी लंबा है डी और सी से। लेकिन सी यहाँ भी हो सकता है और डी नीचे हो सकता है। भाई डी सी और डी से लंबा है ना, तो सी और डी छोटे हैं। अब लेकिन छोटे हैं, ये कहाँ कहाँ है, इनका पोजीशन फिक्स नहीं है, वी कैन नॉट फिक्स। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है यफ इन सभी से लंबा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक लाइन और दिया है, ई ए से लंबा है। तो ई ए से लंबा है, देखिए ई ए से लंबा है, तो ई यहाँ हो जाएगा, क्लियर, ई ए से लंबा है। अब आगे क्या कह रहा है कि यफ इन सभी से लंबा, यानी यफ सबसे लंबा हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़े की बात मैं करूँगा। अब आपसे पूछा है ना कि सबसे छोटा कौन है। बेटा एक बात बताना, अगर हम इस लाइन को देखें तो सबसे छोटा सी आ रहा है, लेकिन अगर हम ऐसे देखें यफ ई ए सी डी, तो यहाँ सबसे छोटा डी आ रहा है। यानी हम सी और डी को डिफाइन नहीं कर पा रहे कि सी छोटा होगा कि डी छोटा होगा। इसलिए दोनों कथन का उपयोग करके भी जो है हम उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसका आंसर होगा कि दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। तो देखते हैं नीचे क्या है। अब देखिए अतः चित्र से स्पष्ट है, यही चीज़ मैंने बनाया भी है, देखिए डायरेक्ट कह रहा है कि अतः चित्र से स्पष्ट है कि सी और डी के स्थान पर फिक्स नहीं है, इसलिए दोनों में उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। तो वक्तव्य फर्स्ट और सेकंड दोनों में मौजूद आंकड़े सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन में आपको मिलेगा, आप देंगे ऐसे आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, तो
आसान सा क्वेश्चन है, इसको तो हम यहीं कर देते हैं। जो मैंने सोल्यूशन दिया है ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है योग नहीं, योग की जगह आप योगी बना लीजिएगा। ठीक है, योगी, आजकल योगी जी का चर्चा भी है खूब। योगी ने बिंदु ई से एफ तक सीधे 7 किलोमीटर तय किया। अब देखिए 7 किलोमीटर तय किया, ये चीज़ अभी दिशा कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो कहीं भी आप जैसे दिशा अगर कंफर्म नहीं है तो आप कहीं से भी निकल जाएं, उत्तर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए मान लिया कोई बिंदु ई है, अब यहाँ से मैं 7 किलोमीटर निकला यहाँ से, फिर क्या कहता है अब दाएं मुड़ा। तो अब इतनी बात तो आपको पता है। जैसे आप देखिए हमेशा ध्यान देना। और एक चीज़ और देखिए, अभी मैंने कल जो है डिस्क्रिप्शंस में लिंक दे देंगे भी, और जो लोग भी देखिए अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका मैथ्स रीजनिंग वर्ड जैसे ही टेलीग्राम में सर्च करोगे मेरा चैनल आ जाएगा, आप वहाँ से जुड़ जाइए और लिंक भी दे देंगे। अच्छा, उससे जुड़ने का फ़ायदा क्या, आप ये भी पेपर पा जाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि अभी कल मैंने डिस्टेंस डायरेक्शन का कंप्लीट फुल सॉल्यूशन, जो अभी यूपीएसआई के क्वेश्चन आए थे, सीजीएल के आए थे 2018-19 तक, जो भी इधर आए हैं क्वेश्चन, लगभग मैंने उनका सॉल्यूशन दे दिया है। तो उनमें ये भी सॉल्यूशन दिया है, तो उसका जो नोट्स है आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने दे दिया है। और उसका लिंक भी दे दिया, आप उसका वीडियो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उस पर चैनल में जुड़ जाए, काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे ये सब क्वेश्चन मैंने दिया तो उसको आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आपका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो उसमें मैंने ये चीज़, जैसे जब आप पढ़ेंगे नोट्स को तो ये चीज़ मैंने लिखा है कि जैसे जब कहीं भी कोई बोले राइट मुड़ना है, जैसे आप इधर जा रहे हैं राइट, तो राइट मुड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप इधर मुड़ जाएं, इधर मुड़ जाए, इधर मुड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं। राइट मुड़ने का मतलब हमेशा होता है 90 डिग्री। हमेशा ध्यान देना, राइट हो या लेफ्ट हो, इन दोनों का मतलब होता है हमेशा 90 डिग्री। ये अपने दिमाग में रखिए। हाँ, राइट को हमेशा दक्षिणावर्त बोलते हैं और लेफ्ट को हमेशा वामावर्त। अच्छा, राइट माने दायां, दायां जब मुड़ते हैं तो दक्षिणावर्त क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये घड़ी के दिशा में होता है। और लेफ्ट माने बायां, और बायां जब आप मुड़ते हो तो घड़ी के विपरीत मुड़ते हो। ठीक है, ये बात आपको आनी चाहिए। जैसे अभी मैं जा रहा हूँ, देखिए ये जो मैं मुड़ रहा हूँ ये राइट मुड़ रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे यहाँ जा रहे फिर लेफ्ट मुड़ना हो तो ऊपर चला जाएगा। तो अब ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आप। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब कह रहा है ई से एफ तक 7 किलोमीटर की दूरी है। तो इन्होंने ये दूरी दिया है, देखिए मैंने लिखा भी है, ई से एफ तक 7 किलोमीटर की दूरी है। अब बिंदु एफ से दाएं मुड़ता है, देखिए अब यहाँ से दाएं मुड़ता है, मैंने एरो भी बनाया है। अब ये दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। फिर कहता है जी पे पहुँच जाता, पहुँचा दिया जी। अब यहाँ से दाएँ मुड़ के 7 किलोमीटर, देखिए दाएँ मुड़ के 7। फिर अब ये यच पे पहुँच गया, बिंदु यच पर अब यहाँ से बाएँ, तो देखिए बाएँ, अब यहाँ से ये बाएँ माने क्या, नीचे, तो ये नीचे 3। अब कह रहा प्रारंभिक बिंदु से, तो जैसे फिगर बनाएंगे आप देखिए प्रारंभ यहाँ से किए थे, अब यहाँ हो, तो आप बताओ अगर ये 8 किलोमीटर तो ये भी 8 किलोमीटर होगा भाई, दूरी तो बराबर होगा इसका। और 3 यहाँ से है तो 8 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 11। बाकी इनका डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे मैंने सारा चीज़ लिखा है कि चित्र से स्पष्ट है कि योग की प्रारंभ यानी योगी की प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी ई आई है। देख लीजिए ये ई आई है, और ई आई जोड़ेंगे तो ई एच ओ एच आई करके 8 3 11 हो जाएगा। ये सब चीज़ें थोड़ा बुक की तरह मैंने लिखा है। ठीक है, चलिए अभी वक्तव्य है, थोड़ा तर्क है इसमें। क्वेश्चन कथन और शर्त पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रायोगिक परीक्षाएं छात्रों को तकनीकी रूप से विषय में मजबूत बनाते। फिर से देखिए प्रायोगिक होना चाहिए। प्रायोगिक परीक्षाएं जो होती हैं, ठीक है, वो छात्रों को तकनीकी रूप से विशेष में मजबूत बनाती है। फिर कह रहा है दूसरा क्या कह रहा है, रिकॉर्ड बुक प्रायोगिक परीक्षा में भाग लेने के लिए। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये मस्ट कर दिया है, मतलब ये हो गया कि जो रिकॉर्ड बुक है वो प्रायोगिक परीक्षा में, ठीक है, ये कंपलसरी है, तो इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। तो अब देख लीजिए इनका क्या कहना है, निष्कर्ष क्या है। अच्छा, मैंने वक्तव्य नहीं पढ़ा, मैं निष्कर्ष ही ले लिया। एक मिनट, वक्तव्य में पढ़ता हूँ, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने। कथन में कह रहा है कि जिन छात्रों ने रिकॉर्ड बुक जमा नहीं किया उन्हें प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा, जिन छात्रों ने रिकॉर्ड बुक नहीं जमा किया उन्हें प्रायोगिक परीक्षा में जमा, मतलब ये कथन है आपका, एक तरह से वक्तव्य है। अच्छा, पूर्वानुमान अब करना है। कह रहा है प्रायोगिक परीक्षाएं छात्रों को तकनीकी रूप से विशेष में मजबूत बनाती है। नहीं, ऐसा तो मतलब
अब ये तो अपनी बात हो गई, लेकिन इन्होंने कथन के अनुसार, ये कथन से थोड़ा व्यापक जा रहा है। कथन से जो रिलेटेड कर रहा है, रिकॉर्ड बुक प्रायोगिक परीक्षा में भाग लेने के लिए अनिवार्य है। देखिए ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर अनिवार्य ना होता तो देखिए यहाँ पर ये नहीं कहता प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। मतलब अगर आप नहीं ले जाते हो तो आपको अनुमति ही नहीं दी जाएगी, इसका मतलब मस्ट है, कंपलसरी है, आपको लेना ही। तो दूसरा सही है पहला, बल्कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो केवल कथन सेकंड हो। ये देखिए श्रृंखला है, थोड़ा सा कैसे किया गया है देखिए, सारा फिगर बना दिया हूँ और आपको समझने में मुझे पूरा भरोसा है, अच्छा लगेगा। जैसे कह रहा है ABXWEF ये सीरीज है और मुझे इसका क्वेश्चन का जवाब देना है। तो देखिए ये थोड़ा अल्टरनेट आप देखिए, A से E तक अगर मैं देखूं तो देखिए A से E तक में 4 जोड़ा है, तो 5 4 फिर 9 जोड़ा है, 4 जोड़ा फिर 9 हो गया, ऐसे सीरीज चला जाएगा। इसी प्रकार से ये 4 जोड़ा है, अगर मैं ऊपर देखूं तो 4 घटाया, देखिए ये 24 है x, तो 4 घटा दिया 20, और 20 में से फिर 4 घटाएंगे 16, ऐसे 23 में से 4 घटाएंगे तो 19, और 19 में 4 घटाएंगे 15। तो देखिए सेटिस्फाइड हो गया, इसका मतलब T और S हो गया, ठीक है। तो सीरीज बना लीजिएगा, आसान है। ये देखिए थोड़ा मशीन इनपुट का क्वेश्चन है। मैं फिर से बता दूं, मशीन इनपुट में हमेशा आप लास्ट का कंक्लूजन देख लीजिए, वहाँ से ये पता लग जाएगा सीरीज क्या है, ठीक है। असेंडिंग आर्डर है, डिसेंडिंग आर्डर यही है कि अकेले अल्फ़ाबेटिकल चल रहा है कि नंबर चल रहा है कि दोनों चल रहा है, बस यही इतना होता ही। और आपका जो मशीन इनपुट के क्वेश्चन आए थे बहुत आसान है। आप देखिए सबसे पहले इनका चाल देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे, बात की गहराई समझिएगा कि लास्ट में क्या है। तो देखिए लास्ट में जैसे मैंने देखा 7 6 4 3, यानी जो नंबर है वो क्या है, डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग इन द सेंस अवरोही। और अगर मैं देखूं अल्फ़ाबेटिकल को, तो अल्फ़ाबेटिकल देखिए H के बाद P आया, P के बाद T आया। अल्फ़ाबेटिकल जो है वो असेंडिंग आर्डर में, असेंडिंग माने आरोही, आरोही माने बढ़ते क्रम, और डिसेंडिंग आर्डर में करते। तो नंबर्स डिसेंडिंग है, अल्फ़ाबेट असेंडिंग है। तो बस ख़त्म हो गया। अब जैसे इनपुट दिया था इन्होंने पीकॉक 64, तो अब देखिए चूँकि पहले अक्षर ले रहा है चरण में, देखिए तो P और H और T और C में, तो सबसे पहले C आएगा, तो C ले लिया। और देखिए एक चीज़ और है, जब क्रो आप लेंगे, देखिए कितना आसान चीज़ होता है। जैसे ही आप क्रो को लेंगे उसके बाद इसको लाने के बाद फिर एज इट इज़ इसको उतार दिया जाएगा, पीकॉक 6 हैंड टाउन 3 7, बस सेम ऐसे ही उतरेगा उसको, ये नहीं कि आगे पीछे करेंगे। मशीन इनपुट एक तरह से जान लीजिए आपका मतलब क्या होता है, वो सिस्टमेटिक ढंग से काम करता है, ठीक है। वो अपनी जगह जैसे होता नहीं कि मतलब सिस्टम से काम करता है, एक तरह से हम इनपुट करते हैं। अब आगे चलते हैं, अब नंबर्स को देखते हैं, और नंबर्स हमें सबसे बड़ा लेना है। तो अगली बार क्रो तो पहले से आ गया, अगली बार अब की बार नंबर सबसे बड़ा कौन है, 7। तो क्रो 7 लेने के बाद देखिए फिर आप IGT उतार लीजिए, पीकॉक 6 हैंड टाउकॉन 7 पहले आएगा, 3 4 देखिए ये चीज़ लिखा है। फिर अब की बार अक्षर का नंबर है तो C के बाद ये अच्छा आएगा, फिर बाकी सेम उतार दीजिए। फिर अब की बार नंबर देखिए अक्षर हो गया, अब की बार नंबर का काम आएगा। तो अब देखिए यहाँ देखिए कुछ चीज़ क्रो छूट गया है क्या, क्रो ही नहीं बल्कि क्रो यहाँ देखिए इतना लाइन छूट गया है क्रो 7 तक, ठीक है। फिर इधर सही है, तो आप ऐसे मिला लीजिए क्रो 7 हैंड 6 पीकॉक, मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। लास्ट की लाइन ये बता रहा है, ठीक है, कि डिसेंडिंग और असेंडिंग में चल रहा है। चलिए मैं अब क्वेश्चन पे जाता हूँ। अब जैसे यहीं से देखिए, जैसे इन्होंने इनपुट दिया वो थोड़ा सा एरर हो गया है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी समझ जाएगा। जैसे अब एक क्वेश्चन दिया इन्होंने कि जेब्रा 8 एलिफेंट रैपिड 59 क्रोकोडाइल। अब इससे पूछ रहा है कि क्या अगर कितने चरणों की आवश्यकता होगी। देखिए दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, कितने चरणों की आवश्यकता होगी और कितने चरण लगेंगे। तो और नहीं पूछा है, ये केवल पूछा है कितने चरणों की आवश्यकता होगी। तो आसान है, मुझे लगता है समझ जाएंगे। देखिए तो इनमें सबसे पहले अक्षर में असेंडिंग जोड़िए, जेड है, ई है, आर है, सी है। तो सबसे छोटा कौन है, सी। तो क्रोकोडाइल ले लीजिए, बाकी सब IGT जैसे उतार दीजिए आयरो की तरह। तो देखिए क्रोकोडाइल के बाद देखिए जेब्रा आ गया, फिर 8 एलिफेंट रैबिट 5 9 क्रोकोडाइल पहले आ गया, 6 तो मशीन की तरह देखिए एकदम फिक्स हो गया। अब देखिए क्रोकोडाइल के बाद नंबर, तो नंबर में देखिए 8 और 5 और 9 और 6 में सबसे बड़ा कौन है, 9। तो देखिए क्रोकोडाइल 9 आ गया। अब क्रोकोडाइल 9 के बाद अब चूंकि डिसेंडिंग यानी अवरोही में अंक चल रहा है, अक्षर चल रहा है आरोही में, तो C के बाद अब देखिए E आएगा।
फिर ये उतर जाएगा सेम सेम। फिर क्रोकोडाइल 9 ई के बाद 9 के पहले क्या आता है 8। फिर अब देखिए 8 के बाद क्या आ जाएगा, देखिए सी ओ ई, अब की बार आर आ जाएगा रैबिट। रैबिट के बाद क्या आ जाएगा अब की बार 986, देखिए 986। और छठवें चरण में देखिए ये कंप्लीट हो गया। हम आपको सीरीज दिखा देते हैं। देखिए सी ई आर जेड, ये असेंडिंग हो गया। और नंबर देखिए 9865। क्लियर हो गया कि नहीं, वही चीज़ मैं वहाँ बता रहा था। अब देखिए 6 होगा भाई, अंतिम चरण होगा। इसके बाद देखिए सब डिसेंडिंग ये हो गया, और असेंडिंग में डिसेंडिंग में नंबर हो गया, असेंडिंग में आपका अक्षर हो गया। तो 6 चरण लगेंगे। अब देखिए इसी चरण से एक क्वेश्चन उठा लिया इन्होंने। कह रहा कि चरण 5 में दिए गए संख्या में कौन सा दाएं से चौथा होगा। तो देखिए चरण 5 आपने लिखा है, ये देखिए चरण 5 यही है, उठा लीजिए यही चरण 5। और दाएं से पूछा, दाएं से चौथा माने 1 2 3 4, दाएं से चौथा क्या आएगा रैबिट। बस यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है कि पाँचवा ये है, पाँचवा यही है क्रोकोडाइल 9। तो 1 2 3 4, तो दाएं से चौथा क्या आएगा रैबिट। तो ये क्वेश्चन तो उसी में है, अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और इन्होंने पूछ लिया, इनपुट दिया है। कह रहा निम्न जिन नियमों का अनुसरण कर रहा है, तो हमें पता ही है कि अक्षर हमारा चल रहा है, ठीक है, असेंडिंग में, और नंबर चल रहा है डिसेंडिंग में। तो जेब्रा ये दिया ही है। अब इसी का चलिए इनपुट दिया है, तो अब हम उठाते हैं। और हमें कौन सा कितना चरण चाहिए ये देखते हैं। देखिए हमको कौन सा चरण चाहिए, अच्छा चरण सेकंड ही, तब तो छोटा क्वेश्चन है। तो देखिए इनपुट दिया है जेब्राइट, तो 2 चरण बताना। तो सबसे पहले देखिए इनमें सबसे छोटा भाई अक्षर असेंडिंग में चल रहा है, तो ले लीजिए सी, क्रोकोडाइल सी ले लीजिए, क्योंकि जेड ई आर में सबसे पहले सी आएगा। क्रोकोडाइल ले लिया, सबसे पहले आ गया। उसके बाद अब नंबर में सबसे बड़ा कौन है 9, तो देखिए क्रोकोडाइल 9, जेब्रा सेम उतार दीजिए, और आपका चरण नंबर सेकंड आ गया क्रोकोडाइल 9 जेब्रा 8 एलिफेंट। तो मुझे लगता है सबसे आसान था इनपुट आज का, और एसआई में पूछ चुका है। देखिए मैं जो कर रहा हूँ वो पेपर्स में आया हुआ है, इसमें ये तो नहीं मैंने अपने से रखा है, ठीक है। तो एनालिसिस हो जाएगा अच्छे से। अब ये क्वेश्चन देखिए 49, कह रहे कागज़ के टुकड़े को नीचे दी गई आकृति के अनुसार काटा गया है और एक हिस्सा गायब है, आपको जवाब देना है। तो सिंपल है। आप देखिए एक चीज़ और ध्यान दिया करिए, कौन हो सकता है उससे ज़्यादा आप ध्यान दीजिए कौन नहीं हो सकता। अब जैसे इसमें देखिए ये कंफर्म है कि इसका टुकड़ा यहाँ और इसका टुकड़ा यहाँ जुड़ेगा, तो 2 जगह जुड़ेगा, ये गलत है। ये एक जगह है, ये दोनों एक जगह है, तो अपने आप ये हो गया, समझे कि नहीं आप। तो ये चीज़ ध्यान देना। अब देखिए एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा यहाँ, यही दिया है, बाकी और कोई दिया नहीं, डी सही है। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा आगे आपका डिस्टेंट डायरेक्शन, ये सारे क्वेश्चन मैंने दे दिया है आपको, पीडीएफ सॉल्यूशन दे दिया है, उसको ले करके बुक, और लगभग 100 से 120 क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस कर डालिए। सारे 5 टाइप बनता है, एक दूरी से बनता है, एक परछाई से बनता है, ठीक है, और एक प्रारंभिक दिशा, यही सब क्वेश्चन बनते हैं। 5 टाइप बनते हैं, मैंने 5 टाइप सॉल्यूशन भेज दिया है। आप लिंक नीचे है, आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं टेलीग्राम से, वहाँ से सारा नोट्स ले लीजिए। अब जैसे क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, हम इसी से समझाते, थोड़ा सा बड़ा करते इसको। देखिए यही क्वेश्चन है, अब इसी सॉल्यूशन को देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए एल ए के पूर्व है, तो देखिए ये चीज़ आपको पता है, ये थोड़ा देखिए, ये तो आपको पता, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये तो सब फिक्स है। आप मैप में भी देखेंगे तो यही डिस्टेंट डायरेक्शन बना रहता है। अब कह रहा है एल ए के पूरब है, तो भैया ए को बनाओ और एरो लगा के एल को पूरा, अब देखिए पूरब इधर ही होता है, इसलिए हमने एल को यहाँ रखा है पूरा। फिर कह रहा है आर बी के पश्चिम है, लेकिन आगे पढ़ लीजिएगा। अब आर बी के पश्चिम है, तो पश्चिम माने क्या पूरब, देखिए पश्चिम माने क्या पीछे, तो हम पीछे जाएंगे। लेकिन आगे कंडीशन पढ़िए, आर, अब देखिए आर बी के पश्चिम है जो यल के दक्षिण में। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, हमेशा एक चीज़ ध्यान देना, कई बच्चे ये जो वाली भाषा नहीं समझ पाते हैं। जो हमेशा अपने आए हुए पहले नाउन के लिए आता है, नाउन माने संज्ञा, तो बी के लिए आया, ठीक है, हमेशा दूसरे नंबर पे आए हुए नाउन। तो ये देखिए पहला आर है, दूसरा बी, तो हमेशा इन दोनों में जो दूसरे नंबर पे आता है यानी बी, उसी के लिए आता है। या ऐसे जान लीजिए जो हमेशा यल के जस्ट बगल में, उसके लिए आता है। तो समझ गए होंगे। तो जहाँ जो लगा है वहाँ आप क्या लगा के पढ़ेंगे, जहाँ जो है वहाँ बी लगा के पढ़े। तो देखिए मैं बी लिख दे रहा हूँ, तो बी यल के दक्षिण। अब देखिए यहाँ कंफर्म हो गया कि यल के, अब ये कंफर्म हो गया कि बी कहाँ, बी का पोजीशन कहाँ है, तो देखिए यल के दक्षिण। अब दक्षिण क्या है, देखिए नीचे है, तो ये बी हो गया दक्षिण। अब ये लाइन पढ़िए, आर बी के पश्चिम है जो यल के दक्षिण। अब देखिए के जो आर और बी के बीच में है, तो देखिए अब कंफर्म हुआ जाके आर कहाँ है,
और अब देखिए के बारे में इन्होंने जानकारी दिया, के जो आर और बी के मध्य है ए के दक्षिण में, तो जस्ट ए के दक्षिण इसको बना दीजिए, और ये मिड पॉइंट में है तो जितना दूरी ये उतना दूरी आर को बना दीजिए, बस खत्म हो गया। अब कह रहा आर यल के संदर्भ में कहाँ है, तो जब ऐसा पूछे आर यल के संदर्भ में कहाँ है, कुछ नहीं, यहाँ एक प्लस का साइन बनाइए और इसे चेक कर लीजिए, जैसे ये देखिए ऐसे चेक कर लीजिए। तो आप बताइए ये किधर जा रहा है, आर यल के, इससे पूछा, ठीक है, यल का आर से नहीं पूछा, आर यल से। तो देखिए आप बताइए, अगर आप ध्यान दें तो ये डायरेक्शन आपको कहाँ दिख रहा है, मैं थोड़ा सा बनाता हूँ गाढ़ा सा, ये देखिए ये कहाँ दिख रहा है, ये देखिए ये यही है ना, तो इसको क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम। तो ये आर कहाँ है, दक्षिण पश्चिम। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, ठीक है, आसान सा है। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए 10, 13, 17, 24 दिया, तो आसान सा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए जब कम दूरी पे रहे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एडिशन होगा। तो देखिए 10 में मैंने पहले जोड़ा 13, 3 जोड़ा 13 हो गया, अब 3 में 4, 13 4 17 और 17 7 24। अब इतने पे बाद आप ये दिमाग लगा लीजिएगा कि ये जो 3 है पहले ये जोड़ा और ये जो 4 है, तो इन दोनों को जोड़ के फिर ये 7 जोड़ रहा, फिर आगे ये जोड़ रहा है, इन दोनों को जोड़ के देखिए 7 4 11, फिर 11 के बाद 7 ये जोड़ के 18। समझ पा रहे हैं ना। तो ये 11 और 7 18 जोड़ोगे 35 में, तो आ जाएगा 8 5 13 और 3 1 4 1 5 53 आ जाएगा। क्लियर। तो डायग्राम से समझ गए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, तो क्या कह रहा है, देखिए सॉल्यूशन मैंने बना दिया इसका, आप घबराएं नहीं। क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे अभी हम कहते हैं सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं, अगर मैं आपसे बोलता हूँ तो हमेशा ध्यान देना बाहर से अंदर की तरफ कुछ मिलता है। आप देखिए जैसे अभी मैं कह दूँ सभी बी सी हैं, तो कुछ सी तो बी में है ही है और सभी बी सी तो है ही है, ठीक है। अब सभी में कुछ भी मिलता है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, इतनी चीज़ है। जैसे यही क्वेश्चन दिया है, देखिए इसी में देखते हैं ताकि हमारा टाइम बचे, नहीं तो हम बना के बताएंगे फिर टाइम लगेगा और आप समझ जाओगे, इतने समझदार हो। देखिए कुछ स्क्रीन डिस्प्ले, तो जब कुछ स्क्रीन डिस्प्ले है तो देखिए ये स्क्रीन हो गया, और ये देखिए कुछ वाला भाग ये मैंने डिस्प्ले में कर दिया, देखिए ये कुछ स्क्रीन डिस्प्ले। फिर कह रहा सारे मॉनिटर डिस्प्ले, तो देखिए सारे मॉनिटर, ये सारा मॉनिटर को हम डिस्प्ले के अंदर बना दिए। फिर कह रहा सारे मॉनिटर बॉक्स हैं, फिर ये सारे मॉनिटर किसके अंदर है, बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब समझ गए होंगे, तो हम इसको डिलीट मार देते हैं, समझ गए। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कुछ डिस्प्ले बॉक्स है, बहुत ध्यान से देखिए। आप बताइए जब सारा बॉक्स डिस्प्ले है तो हमेशा ध्यान देना बाहर से अंदर की तरफ कुछ मिलता है कि नहीं, तो कुछ मिलता है, तो इसलिए कुछ डिस्प्ले बॉक्स होंगे, बिल्कुल सही है। कह रहा कुछ मॉनिटर स्क्रीन है, आप बताइए, बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ मॉनिटर, अब देखिए मॉनिटर यहाँ है, गौर करना, और डिस्प्ले यहाँ है, क्या मॉनिटर और डिस्प्ले एक दूसरे टच है, नहीं। तो भैया एक बात बताओ, जब मॉनिटर और डिस्प्ले का कोई रिलेशन ही नहीं दिया है, देखिए हमेशा ध्यान देना जब कोई डायरेक्ट रिलेशन ना हो तो वो चीज़ हमेशा गलत हो जाता है, हम कन्फ्यूजन में कोई आंसर नहीं दे सकते, इसलिए पहला सही है दूसरा गलत है, ठीक, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ जानकारी भी दिया, चित्र से स्पष्ट है कुछ डिस्प्ले बॉक्स है जबकि कुछ मॉनिटर स्क्रीन नहीं है, अतः केवल फर्स्ट आंसर करेगा। 53 वाला क्वेश्चन देखिए, मैं सीधे वक्तव्य पढ़ता हूँ और आपको आंसर देना। जैसे कह रहा क्या स्कूल स्तर पर 9वीं कक्षा तथा सभी वार्षिक परीक्षाएं बंद कर देनी चाहिए। फिर से देखिए, कह रहा क्या स्कूल स्तर पर 9वीं कक्षा तथा सभी वार्षिक परीक्षाएं बंद कर देनी चाहिए। अब दलील यानी निष्कर्ष क्या आ रहा है कि हाँ, इससे अधिक से अधिक ग्रामीण छात्रों को माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त का अवसर प्राप्त होगा। दूसरा कह रहा नहीं, यह छात्रों को कॉलेज स्तर की शिक्षा हासिल करने में मदद नहीं करेगी। तो अब एक बात बताइए, ध्यान देना, कुछ मैंने बातें कहा है, यहाँ दूसरा ही सही है। कारण कह रहा है नहीं, यह छात्रों के कॉलेज स्तर की शिक्षा हासिल करने में मदद नहीं करे, सही बात है। देखिए कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो तो उसका कंक्लूजन भी तो मिलना चाहिए, जैसे 9 का पेपर दोगे तो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए ना, और इसने तो सीधे मना कर दिया। सभी वार्षिक परीक्षाएं, देखिए वार्षिक परीक्षाएं बंद कर देने से लड़का क्या होगा, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर वो आगे बढ़ने का मतलब जो उसका ख्वाब है वो रुकने लगा। जैसा कि मैंने लिखा भी है, देखिए केवल दलील सेकंड प्रबल है क्योंकि परीक्षाएं होने से कुशल छात्र आगे कक्षा में प्रवेश करेंगे। भाई जो अच्छा बच्चा वो आगे प्रवेश होगा,
इसलिए शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, कंपटीशन रहेगा, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। तो दूसरा सही है। ये देखिए थोड़ा सा इंग्लिश मीनिंग पे क्वेश्चन आ गया था, तो आपको ये भी तैयार रखना है। कह रहा है कि कास्टिज्म का डिस्क्रिमिनेशन और वीमेन का एम्पावरमेंट। तो कास्टिज्म का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। जिस प्रकार कास्टिज्म यानी जातिवाद से डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव उत्पन्न होता है, सही बात है। अगर आप जात की बात करें तो जितने भी कास्ट बने हैं वो कहीं ना कहीं जातवादिता को शो करता है। तो कास्टिज्म से क्या होता है, जातवाद फैलता है, भेदभाव उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से जो वीमेन एम्पावरमेंट है, वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब ही होता है महिला सशक्तिकरण। तो वीमेन एम्पावरमेंट माने महिला सशक्तिकरण से क्या होगा, देखिए महिला सशक्तिकरण का अर्थ ही है जेंडर इक्वलिटी, यानी लैंगिक समानता, यानी कोई भेदभाव ना करना। जितना मतलब अधिकार पुरुषों का है उतना अगर महिलाओं को दिया जाता है, दैट्स मीन जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, तो उसको बोला जाता है जेंडर इक्वलिटी। तो आपका आंसर सी होगा। चलिए धीरे धीरे हम बढ़ते हैं 55 की तरफ। एक कथन निष्कर्ष और आया है, उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि कथन क्या कह रहा है, ये कह रहा भारत अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर रहा है। उदारीकरण माने ठीक है, मतलब बढ़ावा। और हमारी आर्थिक गतिविधियों में विदेशी उद्यमियों का एक बड़ा योगदान अपेक्षित हो। वह संभवतः विदेशी भाषा जानने वाले कर्मचारियों का चयन करना पसंद करेंगे, कथन है। अब ठीक है, कथन कहाँ गया इसका, अच्छा सॉरी ऊपर है, मैं देखिए ध्यान नहीं दिया। वक्तव्य दिया, क्या सभी स्तरों पर शिक्षा, तभी तो मैं कह रहा था, क्या सभी स्तरों पर शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में मुहैया कराई जानी चाहिए। अब समझिए, मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी शिक्षा, जैसे आप किसी भी क्षेत्रीय भाषा मतलब हो गया अपना अपने, जैसे राजस्थानी भाषा हो गया, ठीक है, और एमपी की भाषा हो गया, यूपी की भाषा, मतलब जो भी चीज़ें आप उसी में जैसे रह जाएं, आगे और कोई जैसे दूसरे ना जान पाए। वो कह रहा है कि क्या सभी स्तरों पे शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में मुहैया कराई जानी चाहिए। तो अब देखिए दो इसके वो आ रहे हैं, पहलू आ रहे हैं। पहला कह रहा है हाँ, चीन और जापान की शैक्षणिक पद्धति स्थानीय भाषा में। अब देखिए चीन में एक ही भाषा चलती है, चाइनीज़, ठीक है, अगर आप देखें वहाँ पर। तो और दूसरा क्या कह रहा है, नहीं, यह रोजगार के अवसर कम कर सकता है। जब भारत अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर रहा है और हमारी आर्थिक गतिविधियों में विदेशी उद्यमियों का एक बड़ा योगदान अपेक्षित हो, तो वह संभवतः विदेशी भाषा जानने वाले कर्मचारियों का चयन का पसंद करेंगे। अब देखिए बिल्कुल दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए कोई भी चीज़ है, भाषा अगर आप ज़्यादा जानते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रियॉरिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आप किसी भी अधिकारी से या हेन तेन या वहाँ के लोगों के जब आप उन्हीं के अंदाज में बात करेंगे तो आपकी प्रियॉरिटी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। लेकिन आप अगर ग्लोबल मतलब एक ही जगह के रहेंगे तो उस पर आपकी प्रायोरिटी घट जाएगी। तो ये वाली लाइन सही है कि जब उदारीकरण, जैसे अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर रहा हो, तो हमारी आर्थिक गतिविधियों में विदेशी उद्यमियों का एक बड़ा योगदान अपेक्षित हो, वह संभवतः है विदेशी भाषा जानने वाले कर्मचारियों का पसंद करेंगे। ये सही है, बाकी पहला गलत है। अच्छा, इसका निष्कर्ष भी देखिए, मैंने कुछ जानकारी लिखा है। केवल इसलिए प्रबल है सेकंड, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा में पढ़े लिखे होने वाले जो विदेशी कंपनियां भारत आएंगी, वे क्षेत्रीय भाषा जानने वालों को रोजगार देना पसंद नहीं करेंगे। इसी प्रकार चीन और जापान में शैक्षणिक पद्धति का स्थानीय भाषा में होना सशक्त तर्क नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं अगर भाषा आप ज़्यादा जानते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा 56 देखते हैं। ये देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा पैटर्न अनुसरण नहीं करता। 4 आकृति की ये श्रृंखला बनाती हैं, परंतु इसमें से एक आकृति श्रृंखला का पैटर्न का अनुसरण नहीं करता। तो अब मैं बताना चाहूँगा, आप बहुत ध्यान से देखिए, बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अगर हम इनकी तुलना करें तो आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए एक आगे बढ़ा है, 1 यूनिट देखिए यहाँ आ गया, और ये जो डंबल है देखिए ये 1 यूनिट आगे बढ़ा है, देखिए यहाँ आ गया, ठीक है, और ये 1 यूनिट ये आगे बढ़ा है, ठीक है, सुन पा रहे हैं ना। तो सब क्या कर रहे हैं, 1 यूनिट आगे बढ़ रहे हैं, और ये एस जो है मतलब अगला वाले की जगह एक नया अक्षर आ जा रहा है। अब दूसरा वाला देखें, इसकी तुलना करें, देखिए ये आगे बढ़ा, लेकिन ये देखिए ये सीधे यहाँ आ गया, यानी ये गलत चल रहा है, सी वाला बात गलत चल रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है आपका, इसमें से क्या जाएगा आंसर,
ठीक है। तो इसकी जो होना चाहिए था, आप गौर करिएगा, इसका जो आंसर आना चाहिए, तो देखिए ये ट्रायंगल आपका यहाँ बना है तो चलो ठीक है, ट्रायंगल तो सही है, लेकिन ये देखिए इस चीज़ को जो ये है, थोड़ा देखिएगा इसको यहाँ होना चाहिए, तो और ये यहाँ दे दिया, इसका मतलब ये वाली लाइन गलत है। मतलब इसका जो जिस तरह से ये आ रहा है उस तरह से ये नहीं आ रहा है। बाकी एस से आप घबराएं मत, मतलब एक नया अक्षर यहाँ के बाद नया अक्षर ले रहा है तो इसने भी एल लिया। मतलब ये कहना चाहूँगा, अगर बनना चाहिए था, अगर आंसर की मैं बात करूँ तो आंसर ऐसे आता, देखें त्रिभुज तो ठीक है, उसके बाद ये वाला चीज़ यहाँ आना चाहिए था, और ये जो डिब्बा है वो डिब्बा यहाँ आ जाता, और ये जो यल है यहाँ बन जाता। तो बाकी देखिए यल और ये दोनों सही बना है, यही दोनों उल्टा बन गया, ठीक है। तो इस वजह से ये डी गलत। अब डी कहाँ है, ए में है, इसलिए सही होगा। चलिए बाकी इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, यही सारी बातें लिखा है मैंने। ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, कथन यहाँ है, कथन वाला केवल लेते हैं, कोई मतलब नहीं हो, बस कह रहा कुछ कागज इस्पात है, तो जैसा कि मैं यहाँ बना भी देता हूँ, ठीक है, और रहने दीजिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं, जब बना है तब क्या मतलब बनाना, सॉल्यूशन देने का कोई मतलब ही नहीं होगा। फिर देखिए कुछ कागज़, ये देखिए ये जो कुछ कागज़ वाला भाग है, देखिए मैंने इस्पात बनाया, धातु, कुछ कागज़ इस्पात है, देखिए ये इस्पात है, ठीक, धातु नहीं बल्कि इस्पात होगा। अब आगे क्या कह रहा है, सारे इस्पात धातु हैं, सारे इस्पात। अब देखिए ये जो इस्पात है सारे, ये जो अभी इस्पात बताओ, ये सब धातु के अंदर है, और सारी धातुएं काली हैं, देखिए ये सारे धातुएं काली हैं। तो आप डायग्राम समझ में आ गया होगा, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, यही सेम बनेगा। अब पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ कागज़ धातु हैं, देखिए कुछ कागज़ धातु हैं, तो देखिए कागज़ जो है साफ से मिला है, चाहे वो काला हो चाहे धातु, इसलिए ये सही होगा। सारा इस्पात काला है। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ लड़के समझ नहीं पाते हैं। सारा इस्पात, ये देखिए ये इस्पात है, अब ये देखिए क्या काले के अंदर है, बिल्कुल है, देखिए फिर से देख लीजिए, ये जो इस्पात है वो काला, ये है बड़ा वाला डायग्राम, ये काला। तो आप बताओ क्या इस्पात काले के अंदर है, हाँ, यानी ये भी सही है, तो दोनों कथन सही होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर करेगा। ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इसको समझे, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान। थोड़ा इसको हम बड़ा करते हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए। देखिए कह रहा है कि 5 व्यक्ति पी क्यू एक्स और वाई एक कतार में है और सभी का मुख उत्तर की ओर है, ठीक है। एक्स क्यू और पी के बीच में, बहुत ध्यान से देखना। अब देखिए एक्स जो है क्यू और पी के बीच में है, तो ये भी बन सकता है, ठीक है, और ये एक्स है, और पी को पहले भी लिख सकते हैं, क्यू को बाद में। तो ये दोनों चीज़ें देखिए मैंने शो भी किया है, मतलब इन दोनों में अब जो चलेगा तो उसको काट देंगे, जो गलत होगा। आप देखिए फिर कह रहा है क्या, लेकिन Q और P किसी भी अंत पे नहीं है, Q और P किसी भी अंतिम छोर पे नहीं, ठीक है, वो अंतिम में नहीं बैठाएंगे, 5 ही लोग हैं, तो यही 2 लोग बचे, यही 2 लोग। फिर क्या कह रहा, Y बाईं और कतार के अंतिम में, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, Y बाईं और कतार के अंतिम छोर पर बैठा और Q Y के निकटतम। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बाईं ओर है Y, ये तो कंफर्म हो गया, तो बाईं ओर है यानी Y यहाँ होगा, Y यहाँ होगा। अब बताइए क्या ये Y Q के बगल में है कि ये Y Q के बगल में, ये वाला है, यानी हमारा जो डाटा लिया जाएगा वो लिया जाएगा QXP। इसीलिए देखिए पहला वाला मैंने काट दिया, तो ये वाला पास हो गया। तो Y जब यहाँ रखेंगे तो Z को यहाँ भागना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है निम्न में कौन सा जोड़ा चरम पर बैठे है, तो भैया Y और Z यही दोनों है, देखिए, ठीक है, ये Z हो जाएगा YZ, तो आसान है, YZ बैठेंगे। ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा ब्लड का रिलेशन एक देख लीजिए, खूनी रिश्ता, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए TP की बहू है, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो मैंने ये बना दिया TP की बहू, ये P हो गया, ये बहू बना दिया। कह रहा P को एक बेटी U और एक बेटा W है। अब देखिए ध्यान देना, एक बेटी एक बेटा है, तो W बेटा हो गया और ये बहू होगा, तो बहू होगा तो इन दोनों में क्या होगा, पति पत्नी का रिश्ता, और एक बेटी U यहाँ हो गई। फिर कह रहा है W का T से क्या संबंध है, W भैया पति है और क्या,
बहू का और उसका बेटा तो पति नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्प में से अलग है। अब देखिए इसमें इंग्लिश की जानकारी आपका मस्ट है। देखिए फेनोलॉजी है, आर्थ्रोलॉजी है, फाइलोबॉटनी है और फाइटोजियोग्राफी है। ठीक है, तो इनके बारे में देखिए थोड़ा सा मैंने हल में जो किया है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने भेंट की आपको। जैसे फेनोलॉजी, फाइलोबॉटनी तथा फाइटोजियोग्राफी तीनों ही वनस्पति विज्ञान से अंतर्गत आते हैं, जबकि आर्थ्रोलॉजी जो होता है वो पक्षी यानी जंतु विज्ञान से। पक्षी विज्ञान क्या होता है? जंतु विज्ञान से अंतर्गत, इसलिए आर्थ्रोलॉजी आपका अलग है। तो थोड़ी सी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। ये देखिए सिंपल सा आपका एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, बैंक का सिबोल दिया, कोर का डीपीएस, तो बस अब जिस प्रकार इनको तुलना कर लो उसी तरह कार्ड का बना लो। तो देखिए अब बी की जगह सी दिया, ए की जगह बी दिया, फिर बैंक का दिया, सिबोल एनो यानी एक एक जोड़ रहा है, ऐसे सी डी ओ पी आर एस टी, तो कार्ड का क्या होगा? सी में एक जोड़ देना, ए में जोड़ देना, आर में, बस। तो डी बी एस सी आंसर। ये देखिए एक अच्छा सा आपका दिया है सीरीज 38, 48, 96, 100 असंगत पूछ रहा है। तो भैया तो सिंपल दिख रहा है, आप कर क्या रहे हो? 192 के आधा ये है देखो, तो 96, 96 का आधा क्या? 48, 48 का आधा क्या होना चाहिए? 24 होना चाहिए, लेकिन इन्होंने 38 दिया तो 38 गलत है। अतः देखिए मैंने लिखा भी इस चीज़ को कि 48 का आधा 24 तो आना चाहिए, लेकिन 38 दिया है इसलिए 38 असंगत है, ये आंसर। ये क्वेश्चन आ गया। फिर एक देखिए क्वेश्चन आता भी रहता है और दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन होता है। कह रहा मैजेस्टिक शब्द के अक्षर को जोड़कर नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए मैजेस्टिक शब्द से एपिक नहीं बनाया जा सकता। वजह देखिए मैंने क्लियर किया, एपिक नहीं, क्योंकि देखिए जो मूल शब्द आपका है मैजेस्टिक, उसमें कहीं आपको पी दिख रहा है? बताइए, पी अक्षर नहीं है, इसलिए विकल्प सी सही होगा। ठीक है, बाकी सब बन जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, इस पे एक क्वेश्चन मैं पिछली बार भी कराया था। देखिए सेम क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा आकृति इनके बीच में रिश्ते को दर्शा? अफ्रीका, सेशल्स, विक्टोरिया। विक्टोरिया होगा, ये विक्टोरिया लिख दिएगा। अब देखिए इनके बारे में आपको जानना चाहिए। जो विक्टोरिया होता है वो सेशल्स के अंतर्गत होता है, अफ्रीका महाद्वीप अलग है। तो अब देखिए इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन नीचे देख लीजिए। विक्टोरिया सेशल्स देश की क्या है? राजधानी है। विक्टोरिया जो है सेशल्स देश की राजधानी, सेशल देश की राजधानी है। ठीक है, और बाकी अफ्रीका अलग है। देखिए मुख्य अफ्रीका के मुख्य भूमि से अलग है जो हिंद महासागर में। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका एक और क्वेश्चन, मुझे लगता है ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं डाटा सफिशिएंसी, बस आपको रैंकिंग थोड़ा आना चाहिए, थोड़ा ब्लड रिलेशन आना चाहिए इन सब के बारे में। और देखिए मैंने रैंकिंग भी आपको अपने चैनल पे मैथ रीडिंग वर्ड पे पढ़ा दिया, आप वहाँ से जाके देख लें। बाकी उसका सॉल्यूशन पीडीएफ मैं जल्द ही आपको मैथ रीडिंग वर्ड के टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आप उनसे जुड़े। अगर आपको नोट्स चाहिए तो ज़रूर जुड़े। देखिए कह रहा है उसकी कक्षा में 30 लड़के। किसकी कक्षा में? अनिका। कह रहा अनिका की कक्षा में कितने लड़के उससे छोटे। देखिए हमें बताना कितने लड़के उससे छोटे हैं, तो छोटा तभी बता सकते हो जब हमें टोटल पता, और मुझे पता है कि सब कह रहा है कि उसकी कक्षा में 30 लड़के हैं, जिसमें 19 लड़के अनिका से लंबे। तो भैया जो लंबे घटा देंगे तो बचे कुचेगा वही क्या है? उससे छोटे हैं, तो पहले से तो कंफर्म हो गया। 30 में से 19 घटा दो, लेकिन 19वां खुद अनिका होगा इसलिए एक और घटाना पड़ेगा। तो 19 30 में से घटाओ 10 तो कितना हो जाए? नहीं, 30 में से 20 तो 10 लड़के उससे नीचे हैं, पहले से पता लग गया, दूसरी जानकारी लेना ही नहीं पड़ेगी। और दूसरा कह रहा है जब अनिका की कक्षा में छात्रों को उनके ऊंचाई का आरोही क्रम में खड़े की जाए तो अनिका ऊपर की क्रम से 25वें स्थान पर है, लड़कियों में 7वें। ये इससे नहीं निकाल पाओगे क्योंकि यहाँ टोटल पता ही नहीं है। या तो हमें फर्स्ट लास्ट पता होता तब पता लग जाता, लेकिन इन्होंने वो दिया, तो दूसरा तो बिल्कुल गलत है, इससे आप निकाल ही नहीं पाओगे। पहला सही है, और इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि अनामिक अनिका लिखना चाहिए था। अनिका से देखिए लंबे 19 लड़के हैं, और इसलिए अनिका से छोटे कितना हो? 30 - 19 + 1 यानी 10, यानी 20वां, क्योंकि 20वां क्या होगा? अनिका स्वयं होगा, इसलिए एक और बढ़ जाए। तो क्या होगा? वक्तव्य में फर्स्ट में मौजूद आंकड़ा सवाल देने के लिए पर्याप्त होगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए कथन निष्कर्ष पे है। कह रहा भारत में 5 वर्षीय योजनाओं से अधिक उपज वाली किस्म के बीज के लिए सब्सिडी देने की नीति अपनाई गई है। ठीक है, अब देखिए
पूर्वानुमान कर रहा है कि अधिक उपज वाली किस्म के बीज होना चाहिए, अधिक उपज वाली किस्म के बीज कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ा देंगे। ठीक है, सही है। अधिक उपज वाली जो किस्म है, भाई जाहिर सी बात है, कोई चीज़ की जिसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, उत्पादन क्षमता ज़्यादा होगा, तो क्षमता बढ़ाएगा उत्पादन का। अधिक उपज वाले किस्म के बीज की तुलना में सामान्य बीज अपेक्षाकृत कम उत्पादन, बिल्कुल सही है। अगर अच्छा उसका प्रोडक्टिव है तो जाहिर सी बात है, तो दोनों सही है उसमें। ठीक है, ये तो सिंपल था। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन फिर आ गया आपका डिस्टेंट डायरेक्शन से, और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। कहना क्या चाहता देख लीजिए, कह रहा रहीम 8 किलोमीटर दक्षिण, तो शुरुआत वाला पकड़िए पहले। 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो देखिए ओ से हम शुरू करते हैं, यहाँ प्रारंभिक बिंदु ओ है। ठीक है, अब देखिएगा, तो हम क्या करते हैं, पहले 8 किलोमीटर दक्षिण, रहीम को मैंने 8 किलोमीटर दक्षिण ले आया, ये ए पे पहुंचा दिया, मान लिया ओ से चला ए पे पहुंचा। अब अगर आप फिर दाएं, तो आपको पता है जब नीचे से कोई बंदा जाएगा तो इधर राइट बनेगा और उधर उसका लेफ्ट होगा, अगर उधर से इधर चलना। ठीक है, तो दाएं इधर मुड़ के 5 किलोमीटर और चला, फिर वह दाएं मुड़ा, तो देखिए इधर 8 किलोमीटर ये, फिर गया था बिंदु पर, अब वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर, अब देखिए यहाँ से मुड़ा सीधे 6 किलोमीटर डी पे चला है। तो आप एक बात बताओ, ये दोनों दूरी तो बराबर हो गई, अगर ये 5 है तो ये भी 5, यानी ये जो एक ज़्यादा बड़ा है वही यहाँ से दूरी है। तो उसने बोला है कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितना किमी दूरी और किस दिशा में होगा। तो प्रारंभिक हमारा ओ से चला था और डी पे पहुंचा, तो देखिए 1 किलोमीटर की दूरी पे है, यही आंसर। ठीक है, और दिशा पूछे तो पूरब की ओर। तो देखिए चित्र से स्पष्ट है, प्रारंभिक बिंदु से रहीम की दूरी ओ डी बराबर सी डी माइनस ओ सी, यही देखिए ओ डी पूछ रहा है तो पूरी दूरी माइनस ये 5, यही चीज़ मैंने किया। ओ सी 6 माइनस 5 से गया 1, और 1 किलोमीटर की दूरी पे रहेगा, और पूरब की दिशा, भाई इधर तो पूरब होता है, सी ऑप्शन। ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का फिर क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि बिगन का YLJHK लिखा है, फिर जोनल का पूछ रहा है। तो सिंपल है, अगर आप ध्यान दें, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ये देखिए तो किया क्या गया, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो कुछ करना नहीं। आप देखिए बिगन का ये लिखा है, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान देना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है मैं आपसे बताना चाहूँगा। देखिए एरो क्या होगा कि जब भी होगा, हो सकता है कि लास्ट का दे दे, जैसे 4 लोग हैं तो ऐसे ऐसे दे दे, या 3 ऐसे दे दे, इधर लास्ट का ऐसे दे दे, हो सकता है 2 का दे दे, हो सकता है पहला लास्ट दोनों को सीधा दे दे, तो यही पैटर्न बनता है। तो इस पैटर्न को आपको ध्यान देना। अब जैसे इसमें मैं देखा कि ये 2 वैल्यू है, 2 का देखिए यहाँ पर क्या दिया 11, यानी सीधे 9 जोड़ा है। पैटर्न बना लीजिए पहले, ये 14 है, 14 का देखिए 11 जोड़ा है तो 25। अब ऐसे आ जाइए नीचे अंदर पैटर्न बनाते हुए, तो देखिए 5 3 8 जुड़ा है, और ये 9 3 12 जुड़ा, और ये 7 का देखिए 10 दिया, यानी 3 जुड़ा। तो पैटर्न बन गया 11 3 3 9, 11 3 3 9। अब कर दीजिए, ये 12 है, 12 11 23, और ये 26 है, यानी 0। 26 का मतलब 0 होता है, तो 0 में आप कितना जोड़ेंगे 3, 9 जुड़ा है ना, ये 9, तो 0 में 9 जोड़ने का मतलब क्या हो जाए आई। बाकी ये देखिए 15 3 18, और 1 3 4, तो और ये 14 3 17 हो जाए, डब्ल्यू क्यू आर। तो मुझे लगता है समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन। देखिए देखते ही लग रहा होगा कि किस इसका जो गायब है हिस्सा कौन होगा। देखिए ऐसे बन रहा है तो ये चीज़ तो होगा नहीं, इन दोनों में थोड़ा सोच सकते हैं, लेकिन अब देखिए ये थोड़ा क्वार्टर होना चाहिए। अब ये क्वार्टर की जगह क्या दिया फुल, तो फुल तो हो ही नहीं सकता, इन दोनों में सिमिलरिटी है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ देखूँ तो देखिए ये यहाँ सीधा दिया है, और यहाँ देखिए ये टर्न दिया, तो ये हो नहीं सकता, यही होगा डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ पर फिर डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है कि कौन सा डाटा पर्याप्त होगा। तो कह रहा सवाल है लाइव को कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा लाइव। ठीक है, तो लाइव का इन्होंने दिया है कॉपीराइट @52 के रूप में, और पोएम का दिया ये। तो लाइव का मैंने ये लिखा। अब बहुत ध्यान से देखिए, दोनों से एक चीज़ ज्ञात किया जा सकता है। देखिए अगर इन दोनों में हम कॉमन देखें तो देखिए ई यहाँ है, ई यहाँ है, और इन दोनों में कॉमन 5, तो ई का वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं 5, केवल ई का। और हमें ई का मान हो गया, लेकिन अभी यल है, आई है, वी है। अब देखिए यहाँ ये नहीं कि डायरेक्ट यल है तो हम कॉपीराइट लिख दें आई है,
तो सीधे @ लिख दें, ठीक है। और ई है यफ, अब यहाँ यफ है तो 5 लिख दें। तो भैया तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, सेम सेम थोड़ी लिखना हमको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इन दोनों डाटाओं से कॉमन की बात करें तो केवल 5 मिला है बस, तो कथन से 5 मिला है, लेकिन दोनों मिल के हमें ये इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो डाटा अपर्याप्त है। सीधे देखिए दोनों कथन से एक ही आएगा, बाकी मतलब फर्स्ट और सेकंड से पूरा नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए दोनों मिलकर उत्तर देने में डाट अपर्याप्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया सीरीज का। देखिए सीरीज उरीज तो आप तैयार कर लीजिए कम से कम। अब जैसे कह रहा है 1 8 3 22 7 25, तो बस अब देखिए 8 दिया तो ये 7 के करीब है, तो 7 एक 7 और 1 जोड़ के 8 दिया। 22 कैसे दिया, 7 3 21 1 22, 7 के मल्टीपल के करीब है। देखिए मतलब सुन पा रहे हैं ना, जैसे 1 गुना फिर 3 गुना ऐसे करके दिया, तो 7 एक 7 1 8, ये जो बगल में है उतना गुणा कर रहा है। फिर अगला देखिए, ये बगल में 3 है तो 7 से गुणा करिए, 3 में 7 21 1 22। अब ये 7 बगल में तो 7 का 7 गुना करिए, 7 से 49 1 50, ऐसे 9 का 7 गुना करिए, 9 से 63 और 1 64। देखिए 64 आ रहा है भैया, इसका 7 से गुणा करेंगे तो 63 और 1 63 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 64 आ रहा। जबकि देखिए यहाँ दे रहा 65 और आना कितना चाहिए 64, इसलिए ये असंगत है। तो आपका देखिए 64 नॉट इक्वल टू 65, अतः स्पष्ट है कि 9 65 की जगह 9 64 होना चाहिए, दैट इज द आंसर। अब ये देखिए क्रिकेट है, स्क्वैश है, टेबल टेनिस, फुटबॉल, इसमें कौन अलग है? तो सिंपल है, स्क्वैश और क्रिकेट टेबल ये सब जो है छोटे छोटे गेंद होते हैं, फुटबॉल बड़ा गेंद होता है। यही चीज़ मैंने यहाँ जानकारी भी दिया कि क्रिकेट स्क्वैश और टेबल टेनिस तीनों ही खेल छोटी गेंद उससे होती है, बल्कि फुटबॉल बड़ी गेंद है, इसलिए अलग है फुटबॉल। अगला क्वेश्चन बेहद ही आसान, बेहद ही खूबसूरत। ये थोड़ा सा, अब इसमें क्या है, ये तो आपका पाइथागोरस थ्योरम है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम जिस बच्चे को नहीं आता वो देख ले। जैसे ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है। पाइथागोरस में ये क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका पैटर्न क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम ने कहा है कि कर्ण पे जो बना वर्ग है यानी AC स्क्वायर, कर्ण पे जो बना वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, ये चीज़ सबको आना चाहिए, ठीक है। तो अब यही चीज़ दिया इन्होंने, बोला है जो बोला है देखिए मैंने बना दिया। कह रहा कर्ण पूर्व में x मीटर जाता है, तो देखिए O से मान लिया x मीटर गया, A मान लिया A तक गया, और दाएं मुड़ा y तक, फिर दाएं मुड़ा y तक B पर। अब ये कह रहा छोटी दूरी बताइए यहाँ से ये दूरी, तो बताइए आप समकोण भाई, जो दायां बायां मुड़ा जाता है और 90 डिग्री मुड़ा जाता है, आप जानते ही हैं। तो एक्स स्क्वायर भाई कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो हमें ओ भी चाहिए। देखिए ओ भी चाहिए, तो ओ भी का क्या होगा, कर्ण पे बना वर्ग, तो ओ ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर ये हो गया, और इनका मान एक्स वाई रख देंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और जब पावर हटाएंगे भाई वो भी निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ये देखिए थोड़ा फिर आ गया आपका ब्लड का रिलेशन यानी खून का रिश्ता। चलिए खूनी रिश्ता का अगला क्वेश्चन कह रहा सूर्या के सिर्फ 2 बेटे हैं, मुथु और अजय। तो मैंने सूर्या बनाया, इनके 2 बेटों को बनाया, मुथु और अजय को, ये देखिए 2 बेटे हो गए। फिर क्या कह रहा है, दिव्या अजय के भाई की बेटी है। देखिए दिव्या अजय की भाई की बेटी है, तो अजय ये है और ये भाई है ही है, ठीक है। सुन पा रहे हैं ना, अजय देखिए अजय ये है, मुथु ये है। अब इसके मुथु का भाई इसके भाई के बेटी यानी दिव्या को बना दिया। अब इससे कंफर्म हो गया कि जो सूर्या है वो उसका दादाजी है। फिर कह रहा सीता मुथु की पत्नी, लो मैंने मुथु की पत्नी यानी सीता यहाँ बना दिया, पति पत्नी हो गए। फिर कह रहा अनिल की दिव्या से शादी हुई है, लो अनिल कहाँ गए, ये यानी मुथु की जो बेटी दिव्या है इसकी शादी अनिल से हुई है। अब कह रहा है कि दिव्या शादी अनिल का सीता के देवर के पिता, देखिए कितना उलझा रहा है आपको। कह रहा अनिल का यानी ये जो अनिल है, अगर देखें तो सूर्या उसका दादा है और उसकी पत्नी यानी ये दादी। तो फिर कह रहा अनिल का सीता के देवर, अब सीता ये है तो सीता का, देखिए सीता के पति मुथु और मुथु का भाई अजय, तो सीता अजय क्या होगा, देवर लगेगा सीता का भाई, भाई का उसके पति का भाई है ना। तो देवर के पिता यानी सूर्या की पत्नी का रिश्ता यानी इनकी पत्नी से, तो भैया सूर्या दादा लगता ही था, तो ये क्या हो जाए दादी, दादी माने एक मिनट, अच्छा हाँ सही है सही, चूँकि ये जो दिव्या है वो इसकी, देखिए फिर से देखिए ये जो पत्नी है इसकी, सूर्या इसका दादा लगेगा और ये दादी,
तो कहीं ना कहीं देखिए सूर्य अगर दिव्या से रिलेशन होता तो सूर्या का जो पत्नी है वो दादी, लेकिन उसके पति के बारे में पूछा है सूर्या के, दिव्या के, तो भैया ये क्या होगा, परपौत्र दामाद। ठीक है, अगर अगर मैं मुत्थु और सीता की बात करता तो देखिए ये जो सीता है इसकी पतोह लगेगी, इसकी पतोह। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो इसके बेटे का बेटी का ये पति है, तो ये परपोत दामाद होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिया, निम्न में से कौन सी आकृति इनके बीच में रिश्तों को दर्शाता है। कह रहा है स्टोव, फ्रीजर, बर्फ का टुकड़ा। आसान है, देखें आप बताइए, जो बर्फ़ का टुकड़ा होगा वो फ्रीज के अंदर रखा जाता है, तो ये देखिए ये हो गया फिर बर्फ़, ये बा होगा, बा छूट गया, बर्फ़ का टुकड़ा फ्रीजर के अंदर होता है, स्टोव अलग हो जाएगा, तो आपका यही आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखो, फिर एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। देखिए 3-4 क्वेश्चन आए थे ब्लड रिलेशन के एक ही पेपर्स में, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक परिवार है, यम के 2 बेटे हैं, फिर देखिए यम के 2 बेटे पी और यस, तो मैंने एम के दोनों बेटों को पी और यस देखिए पॉजिटिव के साथ बना दिया। फिर कह रहा है एस की शादी आर से हुई, देखिए इसके अब अगर देखें, ध्यान देना, आर से शादी हुई यानी इनमें रिश्ता देखें तो वो पतो हो गया आर, यस। फिर कह रहा है टी यम का इकलौता पोता है, लो ये देखें यम का क्या इकलौता पोता। तो कह रहा है तो बताइए पी का आर से क्या रिश्ता है, पी का आर से, ये देखिए का और से का की तरफ हमेशा जानकारी दिया जाता है, तो पी का आर से, तो पी क्या लगेगा आप बताओ भाई। देखें ये दोनों भाई भाई और ये इसका पति, तो पति का भाई क्या लगता है, देखिए चित्र से स्पष्ट है, पी आर का क्या है, देवर है। ये क्वेश्चन देखो कथन उसका क्या कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का है। जैसे फॉर्मेट को कह रहा है TQHXEQ दिया, फिर डिनर का, तो सिंपल है, मैंने बताया था ना डायग्राम, आप क्या करिए देखिए ये पैटर्न हमेशा याद रखिए, इस पैटर्न से बहुत क्वेश्चन पूछता, कभी कभी यहाँ कांस्टेंट कर देता है। तो देखिए इन्होंने क्या दिया, जैसे ही फॉर्मेट और इसके नीचे इसको लिखो, अब मिलाओ, देखिए 18 2 20, 6 2 8, 15 2 7, फिर यहाँ 20 4 24, 13 4 17 और 1 4 5, तो आप भी कर दीजिए, 14 2 16 हो जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा, और ये 9 2 11, तो PKF हो जाएगा, ऐसे इधर हो जाएगा, तो PKF भी आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए आपका, ये भी क्वेश्चन देखिए आपका कथन, उसमें क्या कहते हैं, थोड़ा सा पजल टाइप का आया, लेकिन ये क्वेश्चन आ रहा है हर पेपर में, मैंने देखा पिछला भी साल जो कराया था पेपर। तो इसमें किया क्या जाता है, आपको पहले दी गई जानकारियाँ बहुत ध्यान से पढ़नी होती है। तो चलिए हम पहले जानकारी को आपको समझाते हैं। कह रहा संयुक्त महासचिव के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए योग्यता के मानदंड निम्नलिखित हैं। पहला कंडीशन देखिए, कह रहा है कि 45 वर्ष, कह रहा है 45 वर्ष से अधिक उम्र का होना चाहिए, जो भी लोग हैं वो 45 वर्ष से अधिक होना चाहिए। ठीक है, कम नहीं, अधिक उम्र होना चाहिए। अब अधिक है उससे ज़्यादा है, उस जगह अधिक पे लिमिट नहीं है, लेकिन 45 से कम नहीं होना चाहिए। किसी देश का पूर्ण राष्ट्रपति, देखिए पूर्ण राष्ट्रपति होना चाहिए, 45 से अधिक होना चाहिए। सदस्य देशों के 70% या उससे अधिक का समर्थन भी होना चाहिए। उस देश से होना चाहिए जो कम से कम 10 वर्ष से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, अगर उम्मीदवार ऊपर दिए गए मानदंडों पर पूरा उतरता है सिवाय। अब देखिए इसमें जो कमी है उन कमियों के बारे में बता रहा, मान लिया कोई बंदा ऐसा है जिसके अंदर कमी है, तो उनको भेजो, कहीं भेजा जाएगा, तो देख लेते हैं। 2 कंडीशन दे रहा, कह रहा उपरोक्त बी के परंतु एक देश के विदेश मंत्री के रूप में सेवा प्रदान की है, तो मामला संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष का। मतलब अगर इसमें कमी है तो पहले हम बी के बारे में फिर से देख लेते हैं। मतलब ये कह रहा है किसी देश का पूर्व राष्ट्रपति होना चाहिए। ये कह रहा है कि अगर वो पूर्व राष्ट्रपति नहीं है, अगर उसके अंदर कमी है, जैसे कि बी के बारे में कह रहा है कि परंतु एक देश के विदेश मंत्री के रूप में सेवा प्रदान की है, तो मामला संयुक्त अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग में रखे रहिएगा। दूसरा यानी डी के बारे में, जैसे डी का कह रहा था उस देश से होना चाहिए जहां कम से कम 10 वर्ष का क्या हो, संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, लेकिन मान लिया अगर उसके अंदर कमी है, तो ये कह रहा है कि परंतु वह, मतलब अगर ऐसा नहीं है तब एक ऐसे देश से हो जो 5 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। भाई 10 वर्ष नहीं है तो 5 वर्षों से, लेकिन और आगे कंडीशन है कि तब ये जो 70% था वो 85%
सदस्य देशों का समर्थन भी है, मामला संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के पास जाएगा। तो कंडीशन दोनों समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और मुझे लगता है कि समझ भी गए होंगे। कह रहा अंजब जिम्बो दक्षिण अफ्रीका यानी पूर्व राष्ट्रपति 52 वर्ष के हैं, यानी आपका 45 वाला क्लियर है, 45 से ज़्यादा। 74% सदस्य देशों का समर्थन, ये भी सही है। आगे कहता है कि जबकि वह जिस देश का नागरिक है उसने संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश के रूप में 10 वर्ष पूरे, देखिए बाहर हो जाएगा अभी भाई, अगर ये 10 वर्ष पूरा नहीं किया है तो इसको लेंगे ही नहीं, लेकिन अगर ये 10 वर्ष पूरा नहीं किया है तो इसके लिए कंडीशन था जो कि पूरा नहीं किया। देखिए 10 वर्ष अगर नहीं है तो इसके लिए कंडीशन था, ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया 10 वाला, ये देखिए अगर ये 10 वर्ष संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है सिवाय, लेकिन ये भी तो नहीं है, तब देखिए तब उसका होना चाहिए था कि 5 वर्षों संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है और 85% सदस्य देशों का समर्थन भी है। लेकिन इनका भाई साहब का समर्थन देखिए कितना है, ये देखिए 74% सदस्य का समर्थन। यही अगर इसका 85 से ज़्यादा होता तब ये केस बन जाता है इसका, ठीक है। लेकिन उसने संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश का 10 वर्ष पूरा ही नहीं किया। अगर ये भले इधर नहीं किया, इधर 5 होता और ये 74 से ज़्यादा यानी 85 होता, तब इसको कहाँ भेजा जाता, तब इसको भेजा जाता, देखिए कहाँ, देखते रहिए, ये देखिए 85% देशों का समर्थन होता, तब इसका मामला संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के पास भेजते हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं, इसलिए क्या होगा, इसका चयन ही नहीं होगा, तो उम्मीदवार का चयन नहीं होगा। वीडियो को एक बार फिर से सुनिएगा, मेरी बातों को आप समझ जाएंगे। अगला क्या कहना चाहता है, देखिए कह रहा नीचे दिए गए प्रश्नों में एक उम्मीदवार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जैसा कि है। कह रहा कि उनके मामले क्या निर्णय लिया जाए। कह रहा पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री नाकरी जेन 45 से ज़्यादा हैं, देखिए 49 वर्षीय हैं, 71% समर्थन भी मिला है, बिल्कुल सही है। और ऑस्ट्रेलिया के पिछले 2 दशक, देखिए 2 दशक माने 10 वर्ष से ज़्यादा यानी 20 साल से, तो ये तो सब कुछ पा रहा है, क्लियर है ना। तो नाकरी, देखिए नाकरी ने क्या किया, गौर करिए, नाकरी ने ACD यानी जो जानकारी A-C-D पूरा करते हैं, जबकि मापदंड B के उपखंड को पूरा कर रहे हैं, इसलिए इनका मामला कहाँ भेजा जाएगा, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, इसलिए इनका मामला संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, क्लियर। तो इनका मामला भेज देंगे संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के पास। अगला क्वेश्चन 80 वाला देखिए, 80 में क्या दिया है, देखिए 63 वर्ष के नोबेल पुरस्कार मार्को अल्बर्टो लीविया के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, जिन्हें उनकी सामाजिक गतिविधियों का 90% सदस्य देशों का, देखिए 90% समर्थन है, 86 से ज़्यादा है, ठीक है। और देखिए इधर 7 वर्ष है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, 5 होता तब भी चलता। तो लास्ट वाला लगाइए, ये वाली जानकारी देखिए 7 साल का है, लेकिन इसके पास देखिए ये 74 पर है ना, सॉरी ये नहीं, कहाँ गया, ये वाली थोड़ा सा बात समझिए, देखिए 85% हो, 5 साल हो, उधर 7 साल है और ये 86 ज़्यादा है, तो ऐसे मामले कहाँ भेजा जाएगा, राष्ट्र उच्चायुक्त के पास भेजा जाएगा। तो भेज दीजिए इनका मामला। कौन सा क्वेश्चन था ये देखिए 90% ज़्यादा है, तो इनका देखिए इनका मामला कहाँ भेजा जाएगा, इसलिए इनका मामला संयुक्त राष्ट्र के पास भेजा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन दिया है, B। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप एंजॉय कर पाए होंगे रीजनिंग में, और मैंने रीजनिंग को आसान बनाने की कोशिश किया है, ठीक है। जो कि लोग बोल रहे थे कि रीजनिंग बहुत टफ आई थी, ऐसा कुछ नहीं था, केवल आपको जानकारी होनी चाहिए बेसिक, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक, और मेरा जो वादा है आपसे 23 सेट मैथ, 23 सेट रीजनिंग कराने का, 40-40 क्वेश्चन का, वो मैं जल्द ही इसके पहले करा दूंगा। लेकिन हाँ, इतना मैंने किया है तो गुरु दक्षिणा के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फेसबुक पे और जहाँ पे आपके दोस्त हो वहाँ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे लोग जुड़ेंगे, फिर मैं लाइव आना भी शुरू कर दूंगा, फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।